अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसीम अरशद और मैं आपको मैथ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स असल में है क्या? मैट्रिक्स का सबसे पहले जो तस्वर दिया था वो एक साइंटिस्ट था आर्थर कैले। आर्थर कैले ने सबसे पहले इसका जो तारफ़ इसको डिस्क्राइब किया, इसके मतलब बताया कि मैट्रिक्स होता क्या है। अगर हम नंबर्स को एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ, एक रेगुलर तरतीब के साथ हम एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दें तो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ है 1 2 फर्स्ट समथिंग 5 6 7 9 है। ये हमारे पास मुख्तलिफ नंबर हैं, अगर हम इनको एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये मैट्रिक्स होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो तस्वर था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था आर्थर कैले, उसने इसका तस्वर पेश किया था। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती हैं इसकी रो, दूसरा आता है इसके कॉलम। अब इसमें रो क्या होते हैं? कॉलम के मैट्रिक्स में जो रो होती हैं, जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल आर्डर जो हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर जो हैं, जैसा कि ये चल रहे हैं ऐसे 1 2 5 जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, इनको हम इनका मैट्रिक्स की रो कहते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करो ये हमारे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये हमारे पास रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, वर्टिकल डिजिट हमारे पास मौजूद हैं। जैसे वर्टिकल डिजिट हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास C1 है, इसको हम कॉलम नंबर 1 कहेंगे। ये C2 है, इसको कॉलम नंबर हम 2 कहेंगे। ये C3 है, इसको कॉलम नंबर हम 3 कहेंगे, ठीक है। मतलब ये कि हमारे पास मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब इन मैट्रिक्स में हमारे पास दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं, एक आ रही है इसकी रो, सेकंड आ रहा है इसके कॉलम, ठीक है। रो से मुराद होता है, अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो रो से मुराद होती हैं इसकी कतारें, और कॉलम से मुराद, कॉलम सेम वर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम में वही यूज़ होती है और उर्दू मीडियम में भी वही यूज़ होती है, रो और कॉलम, ठीक है। हमारे पास सब मैट्रिक्स में सबसे पहले चीज़ है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर क्या होता है? अब आपको आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी? हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक है या कॉलम हम कहेंगे जिसे। हमारे पास मैट्रिक्स है AB 5 है, 3 9 2 है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। हम अब इसका आर्डर हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आर्डर कह लें या इसको मर्तबा कह लें। अब आर्डर को हम डिस्क्राइब करने का हमारे पास मेथड होता है, हम लिखते हैं आर्डर इज़ इक्वल टू रो मल्टीप्लाई कॉलम। मतलब हम क्या करते हैं कि जो इसकी जो हमारे पास इनकी रो हैं, हम रो को हम इनके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। रो का मतलब हमारे पास आता है जी कतारें, और कॉलम का मतलब कॉलम, ठीक है। और हम अगर इसको मैं उर्दू मीडियम में बात करूं इसकी, तो इसको लिखेंगे मर्तबा बराबर है हमारे पास कतारें ज़रब कॉलम, कतारें ज़रब कॉलम, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स पे अगर हम देखते हैं तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कतारें कितनी हैं, हम खुद देख सकते हैं। हमारे पास कतारें कितनी हैं, R1 है और R2 है। मीन्स ये कि हमारे पास दो इसकी कतारें हैं। कितनी कतारें हैं? दो, एक ये और एक ये। और हमारे पास अगर कॉलम की बात करें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3। मतलब ये कि C1 C2 और C3, हमारे पास कितने कॉलम आ गए, 3। अब हम इसको बोलेंगे 2/3। क्या बोलेंगे? 2/3। हम जस्ट इसको बोलते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये नहीं कर देना को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको 6 नहीं बना देना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6
नहीं बनाना, जस्ट इसको लिखना है जी 2/3। ठीक है, 2/3 लिख के हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका आर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम उसी के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अब अगर हम इसी के क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास इस एक्सरसाइज का 1 है जी, उसमें कहता है जी हमारे पास दिया हुआ है जी मैट्रिक्स हमारे पास 2, 3, -5 और 6 हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कहते हैं जो आप जो इसका आर्डर बताएं, इसका आर्डर क्या है। तो सेम जैसे मैंने आपको बताया है, हमारे पास आर्डर से मुराद होता है जी, आर्डर हमारे पास इज इक्वल आएगा, इसकी कितनी रो हैं, 2 रो हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं इसके, 2 कॉलम है। मीन्स ये कि इसकी 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, तो हमारे पास इसका आर्डर क्या होगा 2/2। ठीक है, और इसके अलावा अगर और देखा जाए, अब हमारे पास कुछ इस तरह से डिजिट अगर आ जाए ABCDEF, ABCDEF समथिंग, हमारे पास कोई इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अगर हम इसके आर्डर की बात करें तो हमारे पास इसका आर्डर क्या होगा, हमारे पास इसका आर्डर होगा, इसकी रो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले हमने किसको लिखना है, रो को, उसके बाद हमारे पास कॉलम की बात आएगी। रो लिखेंगे हमारे पास कितनी है, इसकी 3 है, कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका आर्डर क्या होगा 3/2। हम इसका आर्डर 3/2 लिखेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई हमने नहीं करना, जस्ट इसको लिखने की हद तक लिखेंगे 2/3। ठीक है, हम इसको जो मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं करना, जस्ट इसको हमने क्या लिखना है 2/3। हमारे पास नेक्स्ट जो बात डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स से क्या मुराद होता है, इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास 2 मैट्रिक्स हों, जब हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना होता है कि मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, अब इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, लेट हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं, हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास जी, यहाँ पे मैट्रिक्स है जी हमारे पास, एक मैट्रिक्स आपके पास 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5, और एक आपके पास मैट्रिक्स है, एक आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपके पास जी 3 × 3 + 2। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स आपस में उस वक्त इक्वल होते हैं, 2 मैट्रिक्स आपस में उस वक्त इक्वल होते हैं जब इन मैट्रिक्स से डिजिट जो हैं, जो दिए गए नंबर हैं, जो डिजिट दिए गए हैं, फर्स्ट करो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के इक्वल होगा उसके लिए भी लाजमी शर्त है कि उसके डिजिट भी यहीं, नेक्स्ट डिजिट भी वहीं हो। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना लाजमी है, अगर यहाँ पे 5 है तो नेक्स्ट भी 5 होना लाजमी है। यहाँ पे हमारे पास डिजिट है 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, 3 + 2 आपस अगर दोनों को आपस में ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, मतलब आपके पास जो बी मैट्रिक्स जो है ये भी 3 और 5 भी ही आएगा। मतलब ये और ये मैट्रिक्स जो है ए और बी, इनके नंबर ऑफ़ डिजिट भी सेम है, मतलब जिनमें जो डिजिट आ रहे हैं हमारे पास वो भी सेम है और इनका आर्डर भी सेम है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स उस वक्त आपस में इक्वल होते हैं जब उनका आर्डर और उनके नंबर ऑफ़ डिजिट जो मैट्रिक्स के अंदर दिए हुए हैं वो दोनों अगर सेम हो तो तब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे, तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है इक्वल है मैट्रिक्स बी के। बात समझ लगी इस बात की, जो आपको क्लियर है सारी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 9th क्लास जो उसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें आपने इन जो हमारे पास डिजिट दिए गए हैं इसमें ABCD, आपके पास जो 4 डिजिट हैं ABCD, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने इनका जो है ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है। ABCD की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनका आर्डर है, आर्डर के हिसाब से अब हमारे पास सिर्फ मैट्रिक्स का ही आर्डर नहीं होता, मैट्रिक्स का ही आर्डर नहीं होता, उसमें दिए गए जो डिजिट होते हैं हर डिजिट का अपना अपना अलग अलग आर्डर होता है। जैसे हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले
हमारे पास ये डिजिट जो है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, अब हमारे पास ये कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। हमारे पास किस मैट्रिक्स में, किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इस नेक्स्ट की बात करते हैं, ये कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट वाले में। लेकिन इसका जो हमारे पास कॉलम है वो कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। ठीक है। सेम इसी तरह पे अगर हम राइट साइड पे बात करते हैं तो ये हमारे पास ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। नेक्स्ट जो है आपके पास ये क्या है जी, पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/2। इस तरीके से ये जो है इसकी कौन सी रो है, अब दूसरी रो है, कॉलम कौन सा है, पहला, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। नेक्स्ट जो है जी ये आपका कौन सी रो है, दूसरी, और कॉलम कौन सा है, दूसरा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। ये हमारे पास इसकी कौन सी रो है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। ये जो है इसकी कौन सी रो है, दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अब हमने A, B, C और D इन डिजिट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनको ऑर्डर के जो दिए गए डिजिट हैं, जो हमारे पास डिजिट दिए गए हैं, इन डिजिट के ऑर्डर के हिसाब से इनको आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो पहला डिजिट है A+C, ठीक है, हम इस जगह पे जो डिजिट आपके पास है सबसे पहले कौन सा है, यहाँ पे ऑर्डर 1/1 है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। हम ऑर्डर के हिसाब से A+C को इक्वल रखेंगे 0 के और इसको हम नाम देंगे 1 का। इसको इक्वेशन नंबर हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है जी, 1 है। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है A+2B, जो ना आपके पास नेक्स्ट डिजिट है, अब उसका ऑर्डर क्या आपके पास, ये किसकी इक्वल है, -7 के, इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास C-1 है, अब ये किसकी इक्वल है, 3 के, इसको नाम देंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का। और लास्ट जो आपके पास डिजिट है जिसका ऑर्डर 2/2 है, 2/2 = 2/2। अब इसका ऑर्डर क्या है, 4D-6 = 2D, इसको हम नाम देंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आप इनको जो नंबरिंग है वो 1, 2, 3, 4 ये भी दे सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का अगर नेक्स्ट में ऐसा लगता है कि जाके ये थोड़ी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन को जो नंबरिंग देनी है, आंसर उनको भी नंबरिंग देने की ज़रूरत होगी, ना भी दे तो फिर भी चलेगा। तो आप इनको अलग करने के लिए हम इनको रोमन काउंटिंग में भी इसको नंबरिंग दे सकते हैं। मतलब ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो गया, मतलब 1, 2, 3 और 4, हम इसको ऐसे नंबरिंग में देख सकते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मेन चीज़ ये करनी है कि हमने A, B, C और D जो हमारे पास यहाँ पे डिजिट आ रहे हैं A, B, C, D, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले कोशिश करनी है उस इक्वेशन को लो जो आपको सबसे इजी लगती है, मतलब आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। जब आसानी से उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू किसी दूसरी क्वेश्चन में हम पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, लिखता हूँ जी फ्रॉम क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है जी C-1 = 3 है। हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, C की। अब C के साथ हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है। हमने इस -1 को हमने यहाँ पे सिर्फ इसको C को रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ C की ज़रूरत है। इसके अलावा जो -1 है हमने क्या करना है, इसको उठा के राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है। अब हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास एक डिजिट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये कहता हूँ आपके पास ये -1 है, ठीक है। आपने यहाँ से -1 के आपने इसको ख़त्म करना है। कुछ ऐसे ले लेते हैं, अगर आपके पास 1 रुपया हो तो मैं कहता हूँ मैंने आपके पास कोई रुपया नहीं छोड़ना, आपसे जो 1 रुपया वो ले लेना है। ठीक है।
मतलब आपके पास 0 पैसे छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं जो है आपसे वो 1 रुपया ले लूँगा। अब इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ -1 है ना, तो आप क्या करेंगे, +1, इसी वैल्यू की साइन चेंज करके, इसी की साइन चेंज करके, मतलब -1 है तो इसका साइन क्या होगा, +1 हम करके हम इस +1 को इधर भी ऐड करेंगे और +1 हम इधर भी ऐड करेंगे, मतलब उसका साइन चेंज करके। -1 है, हम इसका साइन चेंज करेंगे +1, हम +1 साइन जो चेंज किया है हम लिखेंगे +1 एडिंग ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, लेकिन सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आपने इसका साइन चेंज करके दोनों तरफ इसको ऐड करना है, दोनों तरफ इसको जमा कर देना है। देखो अब ये -1 इस +1 से कटिंग हो जाएगा। अब c = आएगा 3 + 1 = 4। बेसिक मेथड ये है कि हम इसका साइन चेंज करके ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आपके पास यहाँ पे साइन क्या है, -1 है, ठीक है। अगर इस -1 को आप डायरेक्ट उठा उस तरफ ले जाते हैं, मतलब यहाँ इस तरफ माइनस है, अगर हम इसको डायरेक्ट उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर माइनस है तो ऑटोमेटिकली इधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट जो हो जाएगा इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आपके पास ये आगे किसकी वैल्यू जी, c की। अब हमें चाहिए जी कि इसकी वैल्यू, अगर आप ज़रा गौर करें, ये c की वैल्यू आई है 4। अगर मैं इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 जो है वहाँ पे आपके पास c दिया हुआ है ना, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास c दिया हुआ है। अगर मैं इस c की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पे पुट करूँ, ठीक है, वो c की जगह इसको पुट करता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा है जी a + c = 0 है, हम करेंगे जी पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 लिख लें या इक्वेशन 1 लिख लें, बात एक ही है। अब हम क्या लिखेंगे जी, a + c की जगह क्या लिखेंगे, 4 = 0, मतलब जहाँ पे c है उस c की जगह हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हाँ जी, a ऐसे कैसे, ये +4 जैसे मैं भी पीछे समझाया था कि इसका साइन चेंज करके आप पुट कर सकते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट उधर उठा के लेके जा सकते हैं। या +4 है, जब उठा कर हम उधर लेके उधर जा क्या होगा, ये प्लस है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने फाइंड कर लिया है, a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और c की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास है जी b और d की। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब ज़रा गौर करें, अब इसी a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पुट करें तो आपके पास b की वैल्यू आ सकती है कि नहीं, आ सकती है जी। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब a की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, a की कीमत लिखेंगे जी, वैल्यू ऑफ a पुट इन 2। अब हम वैल्यू जो a की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, a + 2b = है आपके पास -7। अब a की जगह क्या लिखेंगे हम, -4 + 2b = -7। असल में अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है b की। अब b के अलावा जो आपके पास यहाँ पे रकमें होंगी, जो डिजिट होंगे, हम उठा के उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब एक बात याद रखनी है, जो हर डिजिट होता है, कोई भी डिजिट हो, ठीक है, उसका जो साइन होता है ना उसके वो लेफ़्ट साइड पे होता है। मतलब यहाँ पे माइनस है, जो 4 का जो साइन है -4 है, ना कि +4, ठीक है। आपके पास जो 4 का साइन है क्या है, वो क्या है, -4 है, ना कि +4 है, ठीक है। मतलब लेफ़्ट साइड पे उसका साइन होता है। हम क्या करेंगे, अब इस सबसे पहले जो यहाँ पे माइनस या प्लस वाला डिजिट होगा उसको हम उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। आपके पास आएगा जी, अब हम इस -4 को उठा के उधर लेके गए हैं जी। यहाँ पे आपके पास है 2b = -7, ये -4 इधर आके आ जाएगा +4, 2b = आएगा -7 + 4। अब एक रकम वैल्यू, एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है। अब नेक्स्ट बात जो आपको प्रतीक बताने लगा हूँ वो ये है, अगर 2 डिजिट हों और उनके साइन में आपस में अलग अलग होने का मतलब अपोजिट साइन हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, चाहे एक माइनस है दूसरा प्लस है,
अगर दो डिजिट हो उनके साइन अलग अलग हों आपस में तो हमेशा आपस में माइनस होंगे। माइनस का मतलब है एक वैल्यू बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकलेगी, चाहे बड़ी वैल्यू प्लस की है चाहे बड़ी वैल्यू माइनस की है, ठीक है, उसमें से माइनस होगा। अब देखिए जी, अब 7 में से 4 निकलेगा, 7 में से 4 निकला, बाकी बचेगा -3 बचते हैं। 7 में से 4 निकालने के बाद 3 बचता है, लेकिन हमारे पास जो बड़ी वैल्यू थी उसके साथ साइन था माइनस का, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट, अब हमने बेसिकली फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, लेकिन जो 2 है इस बी के साथ एक्स्ट्रा है। अब हमें पता है कि अगर दो डिजिट हो और उनके दरमियान कोई भी साइन मौजूद ना हो, उनके दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो उनके दरमियान साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ, अगर एक तरफ डिजिट हमारे पास प्लस का है, अगर हम उसको उठा के बराबर इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना तो जा क्या हो जाता है, माइनस। अगर माइनस का है उसको दूसरी तरफ उठा के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कोई भी डिजिट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तब हम उसको दूसरी तरफ उठा के लेके जाते हैं, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक हो गया। अब इस तरह से इसी तरीके से हमारे पास जो 2 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने लेके किसको जाना दूसरी तरफ, इस 2 को लेके जाना है, मतलब ये कि b आपके पास ऐसे रहेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसको उधर उठा के लेके जाएंगे तो ये इधर आके क्या करेगा, इसको 3 को डिवाइड करेगा। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है आंसर 1.5। 3 को 2 से डिवाइड किया जाए तो आपके पास आएगा जी 1.5। अब हमने ए की, सी की और आपने जो बी की वैल्यू है ये भी आपने क्या कर लिया जी, फाइंड कर लिया। अब आपके पास सबसे लास्ट वैल्यू किसकी बचती है जी, डी की, और वो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से उसको निकालेंगे, ठीक है। लिखना जी फ्रॉम इक्वेशन 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है जी 4d - 6 = 2d, आपके पास ये है। अब ये भी डी है, हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डी को उठा के इस तरफ लेके आएंगे, मतलब जो बड़ी वैल्यू है डी वाली उसको अपनी जगह पर रहने देंगे, लेकिन जो छोटी वैल्यू है उसको उठा के उस बड़ी वाली साइड पे लेके आएंगे। ये -+2 इधर जब इस तरफ आएगा 2d, ये 4d एज इट इज आ जाएगा, ये 2d इधर आके आ जाएगा -2d = -6 इधर आके +6 हो गया। अब 4d में से 2d निकलेंगे तो आपके पास बचेगा 2d = 6। अब इसी तरीके से जैसे हमने पीछे 2 से डिवाइड किया था, अब फिर हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास डी आएगा जी 6/2, 2 on the 2, 2 3 the 6। अब आपके पास क्या आएगा जी, 3 आंसर आ जाएगा इसका। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू आ गई आपके पास -4, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 3 आ गई। इसी के साथ हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर जो है 1.1 चैप्टर नंबर 1 कॉलम डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसी के साथ कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।